वन, आज हम लोग बीपीएससी की तैयारी से संदर्भित कुछ वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए जिससे कि आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो पाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो अपने सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं और इसके पीछे का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपकी जो मुख्य रणनीति होती है वो उन रणनीतियों का अभाव। क्योंकि आप तैयारी जो होता है एक रणनीति के तौर पर नहीं कर पाते हैं, एक मार्गदर्शक के अभाव में करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आप अपने सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं और मैं बीपीएससी की तैयारी के संबंध में जो भी बातें हैं इन सभी की चर्चा आज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी, ठीक है। तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज की, ये 3 स्तरों पर होती है, ठीक है। कितने स्तरों पर होती है? 3 स्तरों पर। पहला क्या होता है? प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? मेंस का एग्ज़ाम। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का, ठीक है। समझ आए हैं? अब समझिएगा, जो प्रारंभिक एग्जाम है इस प्रारंभिक एग्जाम को पहले लेते हैं। तो जो प्रारंभिक एग्जाम है ये प्रारंभिक एग्जाम जो होता है टोटल 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का। और इस 150 मार्क्स के लिए टोटल 150 क्वेश्चंस ही होते हैं। मतलब कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं उनके जो मार्क्स होते हैं वो 1 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और प्रत्येक जो सब्जेक्ट होते हैं ये लगभग सारे सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रश्न उठता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट और इन सब्जेक्ट की क्या क्या वहाँ पे हिस्सेदारी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ? हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री जो है इतिहास, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इतिहास के अंदर 3 सब्जेक्ट 3 टॉपिक्स है। कौन कौन से? तो एक एंशिएंट है, एक मिडेवल है और एक मॉडर्न है, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो इन तीनों इतिहासों को मिलाकर और इसके साथ अगर आप बिहार के इतिहास को भी इसके अंदर जोड़ दें तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। यहाँ 35 से 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है, हो सकता है कि कभी 15 क्वेश्चन भी आए, कभी 20 क्वेश्चन भी आए, कभी 22 क्वेश्चन भी आए, लेकिन एक मैं औसत लेकर चल रहा हूं। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से संबंधित पूछते ही हैं और इसमें बिहार ज्योग्राफी भी सम्मिलित है। तीसरा जो है वो है आपका पॉलिटी का पोर्शन और पॉलिटी से रिलेटेड भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में मुख्यतः जो होता है यहां पर भी 10 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में जो मुख्यतः होता है ये आपको क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बुक्स देखने हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस का, ठीक है। तो जनरल साइंस से रिलेटेड भी आपको 20 क्वेश्चंस आपको कम से कम तो मिलेंगे ही। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो, लेकिन 20 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी 25 से 30 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। जनरल साइंस में क्या क्या हो गया? जनरल साइंस के अंदर आपका हो गया साइंस के अंदर क्या क्या हो गया आपका? तो साइंस के अंदर हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। और करंट अफेयर्स के अंदर भी आपके क्या है? तो इसके अंदर भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इनकी तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। तो देखिए अभी जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो सबसे पहली जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी करते हैं, मेंस की अलग तैयारी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप समन्वय बनाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर दोनों को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी करें तो एग्जाम का प्रिपरेशन जो है ना काफ़ी आसान हो जाएगा और यह भी संभव है कि आप अपने जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को बहुत आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकें। तो समन्वय बनाकर कैसे पढ़ें, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। हिस्ट्री को ही लेते हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, इस मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन के अंतर्गत जो है वो आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप
प्रीलिम्स को आप क्या करेंगे कि फैक्ट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन फैक्ट के बेसिस पर आप पढ़ेंगे या उसका प्रिपरेशन करेंगे, तो हो सकता है कि जब आप एग्जाम के अंदर जब बबल्स को फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके दिमाग से वो कुछ पॉइंट्स जो है ना वो क्या हो जाए, मिस कर जाए। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ है तो आपको फैक्ट नहीं भी याद है तो आप लॉजिक लगाकर उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फैक्ट को भी याद रखना तभी आसान होता है जब आपने क्या पढ़ा हो, कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तब फैक्ट आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, फैक्ट को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो कभी भी आप मतलब जो वन लाइनर बुक्स होते हैं, इन वन लाइनर बुक से प्रिपरेशन ना करें। आप उनका यूज रिवीजन के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आप जो मेन टेक्स्ट बुक होती है उन्हीं टेक्स्ट बुक को लें। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर आप क्या क्या कौन कौन से बुक को रेफर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए देखिए एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो जो प्राचीन इतिहास जिसको बोलते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रामशरण शर्मा की पुस्तक लें। ठीक है, और यहां से आपको क्या होगा ना कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब जब इसको रिवाइज करेंगे तो फैक्ट्स भी जो है ना वो आपके क्लियर होते चलेंगे। इसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास होता है, ये मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आपको कौन सी बुक लेनी है, तो आपको बुक लेनी है सतीश चंद्र की बुक लेनी है। ठीक है, और ये भी काफी अच्छी पुस्तक है, इससे भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जब प्रिपरेशन के शुरुआत में आप इन्हीं टेक्स्ट बुक को ही पढ़ें, बाद में रिवीजन करने के लिए आप जो कुछ बुक्स आती हैं जैसे कि लुसेंट वगैरह बुक आती है आप उनको देख सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के शुरुआत में आप इन्हीं बुक्स को पढ़ें। ठीक है, तो प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इस आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है। ठीक है, वो स्पेक्ट्रम की बुक या फिर बिपिन चंद्र की जो बुक आती है इंग्लिश मीडियम में, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों बुक्स उतने ही एक ही तरीके से हैं और यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप फैक्ट्स को भी बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने पहले भी एक लेक्चर्स में बताया हुआ कि कैसे पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, तो आपको ज्योग्राफी के लिए सबसे पहला, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस अगर नहीं होगा तो आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो एटलस होना चाहिए, एटलस को देखने आना चाहिए, एटलस में आपका मन लगना चाहिए, तभी ज्योग्राफी आपके लिए आसान होगा। और उसके बाद 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है इसको पढ़ेंगे तो आपका ये जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत, बीपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये आपके लिए क्या है, मोर देन इनफ है, एम लक्ष्मीकांत की बुक। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो करंट के जो टॉपिक्स हैं उन करंट के टॉपिक्स को आप इसके साथ साथ करते रहिए। इसके बाद क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना आप करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, उसको पढ़िए। और बेसिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स। तो ये जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ये भी दो सेक्शन में आता है। पहला एक नेशनल करंट अफेयर्स होता है, राष्ट्रीय संस्करण का, और दूसरा जो होता है वो बिहार करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बिहार, एक तो राष्ट्रीय हो गया और दूसरा क्या हो गया, बिहार हो गया। देखिए बिहार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन ये जो 5 से 8 क्वेश्चन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेक्शन के बीच में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या करके नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो बिहार का जो बुक है इसके लिए हमारी परफेक्शन आईएएस की ओर से एक बुकलेट आती है हर मंथ की, आप उस मंथ का उस बुकलेट का यूज कर सकते हैं बिहार करंट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है और काफ़ी पतली सी बुक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगी।
जो नेशनल है इसके लिए भी हम लोग की तरह हम लोग एक मैगजीन निकालते हैं, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसके लिए भी हम लोग मैगजीन निकालते हैं, जिसमें विभिन्न खंडों में हम पार्ट्स को बांटते हैं। जैसे कि आपको इसका राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, खेल से रिलेटेड हो गया, तो सबको हम अलग अलग सेक्शंस में बांटते हैं। तो इन दोनों के लिए आप परफेक्शन करंट अफेयर्स का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप क्वेश्चंस को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। हर मंथली बेसिस पर आता है, तो आप उसका यूज करें, आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। ठीक है, अब देखते हैं जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस के लिए करना क्या है? जनरल साइंस के लिए आपको सबसे ज्यादा कोई एक बेसिक बुक एनसीईआरटी की जो बुक आती है, एनसीईआरटी की कौन सी बुक? तो 9th और 10th की। ठीक है, 9th और 10th की बुक आपको लेनी है और इसके बाद पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाना नहीं भूलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जनरल साइंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपके 20 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो आप उनको सही तरीके से सॉल्व करने में आप सक्षम हो पाएंगे। अब आपने इन सभी बुक्स की एक बार रीडिंग कर ली, ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि रिवीजन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे वो आप भूल जाएंगे। तो एक बार जब आपने पढ़ ली, आप नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। आप पढ़ने के बाद बुक्स के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको आप अंडरलाइन करें और 2-3 बार जब आपकी फुल रीडिंग हो जाए तो आप उनको क्या करें, जो अंडरलाइन किया हुआ एग्जाम के टाइम में जो अंडरलाइन किए हुए जो लाइंस हैं उसको ही बार बार आप रिवाइज करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो होगी काफ़ी अच्छी होगी। सब्जेक्ट जैसे ही आप कंप्लीट करें, सब्जेक्ट के कंप्लीट करने के जस्ट बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएं। और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि यद्यपि कि आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, तथापि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बनाएं, बीपीएससी की भी बनाएं और यूपीएससी की भी बनाएं और जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज जो हैं आपके, जैसे कि यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर बनाएं। एटलीस्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस को तो बनाना बिल्कुल भी ना भूले, वो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ बातें हैं जिसको कि ध्यान देने की जरूरत है प्रीलिम्स के लिए, वो है आपका एक जो क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस आपको मैथ्स से रिलेटेड आते हैं और इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो इसको कैसे कंप्लीट करें? तो देखिए, बिहार में मैं जो 2-3 सेक्शन आपको बना रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। बिहार हिस्ट्री के लिए कोई भी जो बुक आती है, आप बिहार स्पेशल की बुक आती है, इसमें जो मैं सजेस्ट करूंगा वो इम्तियाज अहमद की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है हिस्ट्री के लिए। एटलीस्ट आप उसको लीजिए और उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल का, वो है आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो सर्वे का क्वेश्चन आता है, ये आप काफ़ी फैक्ट बेस्ड होता है। तो जो बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसकी जिस्ट आती है, बहुत सारे लोग जिस्ट निकालते हैं, हमारी तरफ से भी जिस्ट निकलता है। तो आप क्या करेंगे कि जो हमारा जिस्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, इस जिस्ट को लेंगे और इसमें जो भी फैक्ट्स हैं उसको भी, और जैसे कि कभी ऐसा भी लिखता है कि जीडीपी इतना % से बढ़ा, या इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ना ना भूले। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, आप बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इसको देखना ना भूले और इसको पढ़ना ना भूले, तभी आपका जो है ना एक जो सिलेक्शन है वो सफल हो पाएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए क्या करना है? तो मैथ्स के लिए आप जो बेसिक बुक्स आती हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स से रिलेटेड, तो जो बेसिक बुक्स हैं आती हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और इसके बारे में एक बहुत अलग से वीडियो बनेगा कि मैथ की तैयारी कैसे करें, तो आप उसमें उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा पीटी का प्रिपरेशन। लेकिन पीटी तो बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है बिहार के अंदर, जो बीपीएससी के एस्पायरेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो क्या होता है कि पीटी निकालने के बाद फिर वो मेंस की तैयारी करने के लिए निकलते हैं। अब क्या है कि उनको फैक्ट्स तो पता हैं,
और काफ़ी उन्होंने मेहनत किया फैक्ट्स को रटने के लिए, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट था नहीं, उन्होंने फैक्ट्स को पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत किया। अब मेंस की जब एग्जाम के टाइम आता है तो इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, और तब बच्चे जो होते हैं हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर मेंस की तैयारी करा दीजिए। तो मेंस की तैयारी में बेसिकली है क्या क्या चीज़, इसमें 2-3 पोर्शन है, 2-3 सेक्शंस आप इसको बोल सकते हैं। क्या क्या सेक्शंस हैं समझते हैं। मेंस की तैयारी में क्या है, सबसे पहला कि मेंस के सिलेबस को जानना, उसके बाद उन सिलेबस के फूडर्स को होना, उन सिलेबस के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, फूडर्स का मतलब होता है। और सबसे लास्ट चीज है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो अभी रिसेंटली जो इश्यूज चल रहे हैं, इन इश्यूज को आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन इन इश्यूज को किस तरीके से लिखना है वो आप नहीं जान पाते हैं। तो सबसे पहला तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टिक करके बिल्कुल सिलेबस के आसपास अपनी तैयारी होनी चाहिए। और जब उसके फूडर आपके पास कलेक्ट हो गए, क्योंकि मटेरियल की भी काफ़ी कमी है, मैं आपको बता दूं कि मेंस के लिए मटेरियल्स की भी काफ़ी कमी है। तो जब सिलेबस की तैयारी, सिलेबस के आसपास आपने अपने फूडर्स जमा कर लिए, अपने पास कंटेंट जमा कर लिया, देन इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्या चाहिए आपको कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो 3 प्रोसेस है, इस 3 प्रोसेस में से आप प्रीलिम्स के बाद के लिए मैक्सिमम एक ही प्रोसेस छोड़ सकते हैं, वो है आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट। अगर आप तीनों प्रोसेस चाहेंगे कि जो सिलेबस है उसको कलेक्ट करना, सिलेबस के फूडर्स को कलेक्ट करना, कंटेंट को कलेक्ट करना और आंसर राइटिंग भी सीखना, तो ये तीनों चीज प्रीलिम्स के बाद और मेंस के एग्जाम से पहले पॉसिबल नहीं है, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और कई सारे मैंने ऐसे अभ्यर्थी भी देखे हैं जिन्होंने मेंस का एग्जाम ही नहीं दिया हो, यद्यपि कि वो पीटी में सफल हो गए थे। बात समझ रहे हैं। तो आपको इन 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स पहले से करके रखना है कि एटलीस्ट आपको पूरा सिलेबस की जानकारी हो। सिलेबस की जानकारी का मतलब क्या है कि आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हो, और उस सिलेबस के लिए आपने नोट्स भी तैयार करके रखा हो, ठीक है। ये 2 बातें आपके एग्जाम से पहले हो जानी चाहिए, और तब हम लोग जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, तब आप डेली बेसिस पे आंसर लिखना शुरू करें। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस लिखें, और जब आप 2 क्वेश्चंस लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। इन सभी चीज़ों के बीच में जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपने आंसर्स लिखे हैं, इन आंसर्स को चेक करने वाला भी कोई होना चाहिए जो कि आपके उत्तर में क्या कमियां हैं उन कमियों को बता सके। कई बार तो ऐसा होता है कि अभ्यर्थियों को ये भी नहीं पता होता है कि आलोचनात्मक विवरण करें और विवरण करें में क्या अंतर है। समझ रहे हैं ना। समीक्षा करें का मतलब क्या होता है। अगर उसने बोला कि एक क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या किसी बात की समीक्षा करें, तो उनको उस कंटेंट के बारे में जो भी जानकारी होती है उन सारी जानकारियों को वो कॉपी के ऊपर परोस देते हैं, और ऐसे उत्तर लेखन से आपकी जो मार्क्स है वो नहीं आएंगे, बहुत कम मार्क्स आएंगे, और जब मार्क्स कम आएंगे तो आपकी सफलता जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा समझते हैं मेंस के लिए हमें करना क्या है। तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ और मेंस की थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना। तो सबसे पहले तो मेंस की प्रकृति को समझते हैं कि है क्या क्या मेंस के अंदर। तो सबसे पहले मेंस में आप देखिएगा कि 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 3 पेपर के मार्क्स जो है ना ऐड होते हैं और 1 पेपर जो होता है क्वालिफाइंग होता है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जो मेन पेपर है उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहला पेपर है उसे कहा जाता है GS 1 जनरल स्टडीज़ 1, दूसरे को कहा जाता है जनरल स्टडीज़ 2, और थर्ड को कहा जाता है ऑप्शनल। ठीक है, और इसके बाद जो होता है वो होता है हिंदी। ठीक है, समझते हैं सबको। तो GS 1 के अंदर क्या क्या सेक्शन है सो समझिएगा। तो GS 1 के अंदर है सबसे पहला हिस्ट्री, है ना। दूसरा जो है GS 1 के अंदर दूसरा जो सेक्शन है वो है आपको IR अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इसी के अंदर करंट अफेयर्स भी जुड़ा होता है, लेकिन मैं दोनों को अलग करके देख रहा हूं। ठीक है, IR करंट अफेयर्स, एंड इसके बाद जो है ना वो है आपका स्टैट्स, मैथ से रिलेटेड। ठीक है, समझ रहे हैं। DI जिसके अंदर आता है, बेसिकली स्टैट लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपको DI से। किसकी बात कर रहा हूं मैं? GS 1 की। अब समझिएगा, हिस्ट्री के अंदर IR करंट दोनों एक साथ और DI।
तीनों मिलाकर जो होता है ये टोटल मार्क्स होता है आपको 300 का। समझ रहे हैं? इन दोनों के अंदर, हिस्ट्री और आईआर के अंदर क्या होता है कि ये जो पेपर्स होते हैं ये आपको 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल लिखना होता है आपको 3 क्वेश्चन। समझ रहे हैं? 38 इंटू 3। समझ रहे हैं? आईआर में भी सेम 38 इंटू 3, और डीआई में आपको लिखने होते हैं 2 क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, तो 36 मार्क्स है। तो इसका जो टोटल मार्क्स हो गया वो कितना हो गया, 72। ठीक है, ये कितना हो गया, 114, और ये भी कितना हो गया, 114। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है कि क्या, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये उठता है वो ये होता है कि क्या क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 ही आते हैं और 3 में से 3 लिखने होते हैं, तो नहीं। यहां पर हिस्ट्री में आपको लगभग 6 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड इन आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। आईआर और करंट में से भी आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस रहते हैं, वो एग्जाम पर डिपेंड करता है, किसी साल 4 या किसी साल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, और इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आईआर भी एक सेक्शन है, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि करंट नहीं, करंट के साथ साथ क्या है, आईआर भी है। ठीक है, तो अब समझिए कि हिस्ट्री के अंदर कैसे, हिस्ट्री की तैयारी में क्या क्या सेक्शन है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये तीनों को देखेंगे, फिर GS2 को, और फिर ऑप्शनल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। तो देखिए हिस्ट्री में क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हिस्ट्री के अंदर जो सेक्शंस हैं उसको देखिएगा। सबसे पहले तो जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है, इस राष्ट्रीय आंदोलन से आपको क्वेश्चंस आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और देखिए अब यहां पर अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये असहयोग आंदोलन को पढ़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ देंगे तो जो आपका जो ये क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी में आपके पॉइंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यहीं पर अभ्यर्थी गलती करते हैं। इसलिए पूरे बुक्स को पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे का जो रीजन है वो आपको कहीं और मिले, ठीक है, किसी दूसरे आंदोलन में मिले। तो इसलिए आपको पूरे को पढ़ते चलना है। और क्या आता है, चंपारण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इन सभी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आपको बिहार हिस्ट्री में, राष्ट्रीय आंदोलन में, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद और क्या है, तो एक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, है ना। इसके बाद पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, इसके बाद क्या है सिलेबस के अंदर, तो इसके बाद है आपको ये जो संथाल मुंडा विद्रोह है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप हिस्ट्री के अंदर क्या देखेंगे, तो हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे आपको ये जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग से रिलेटेड, जैसे कि पटना कलम, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग भी जिसे कहते हैं, है ना। इसके बाद आपको मौर्य कला, और पाल कला से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब देखिए ये जो है ना, ये आपको बेसिक क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि इनके सारे डायमेंशन जो है, ये आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ना है कि आपके सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाए, समझ रहे ना। तो ये इस तरीके से नहीं कि हाँ पॉइंट टू पॉइंट बस ये पढ़ लिया हो गया,
इसके सारे डायमेंशंस को क्लियर कीजिए और तभी जो है ना आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है आपका आईआर और करंट का, है ना। तो देखते हैं आईआर और करंट का के लिए क्या क्या है चीज है। अब देखिए आईआर और करंट में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध इसको बोलते हैं, अब समझिएगा आप कि हो सकता है कि आईआर में आपको किसी से संबंधित कोई दूसरे राज्य से कोई दूसरे देश से संबंधित क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन आपको भारत का जो संबंध है उन सारे देशों के साथ जो संबंध है इसको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि भारत की जो वैदेशिक नीति है, ठीक है, इस नीति के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं इसमें आपको बोलूंगा कि सबसे पहले तो द्विपक्षीय संबंध, ठीक है, द्विपक्षीय संबंध जैसे भारत का अभी रिसेंटली जैसे कि भारत का जो है तनाव चल रहा है चाइना के साथ, भारत का तनाव चल रहा है नेपाल के साथ, तो ये जो भी रिसेंट न्यूज में होंगे उन द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद क्या है बहुपक्षीय संबंध, ठीक है, मतलब जो बहुत सारे देश हैं उनके साथ जो संबंध है, इसको इस देश के साथ ऐसा संबंध होगा तो किसी दूसरे देश के साथ उस संबंध पर क्या असर पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको करना है। और आपको जो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब देखिए अगर आपको अगले बार एग्जाम देना है फिर भी आप इसको तो एटलीस्ट करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इन सभी को करके आप रखिए। और उसके बाद जैसे कि भारत और नेपाल का अगर इश्यूज आएगा तो ये नहीं डायरेक्टली पूछेगा कि अभी रिसेंट का क्या इश्यूज है, अगर ये जो रिसेंट का इश्यूज आया है इसके पीछे का कुछ ना कुछ क्या होगा बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड को भी इस बैकग्राउंड को आप अभी से पढ़ के रखेंगे तो आप क्या करेंगे आगे जाते जाते आप उसको अपने नोट्स में जो भी रिसेंट जो भी चेंजेस होंगे उन रिसेंट चेंजेस को आप उसमें ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट का आईआर का। दूसरा जो है वो है आपका करंट इश्यूज। तो करंट में जो भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे यहाँ पर नहीं पूछते हैं, जो भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखिएगा कि जो कोविड-19 का जो संकट है इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या पड़ेगा, तो जो भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं वो आपको एग्जाम के समय आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और आप हमारे जो साथ आप अगर जुड़े रहेंगे हमारे परफेक्शनाइज के टेलीग्राम चैनल के साथ, फेसबुक पेज के साथ, तो हम हम डेली बेसिस पे हम क्या करते रहते हैं, जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल्स डालते रहते हैं। तो आप उस जो करंट के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज से आप रूबरू हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनके इस टॉपिक को भी आप क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और डीआई के बारे में तो आपको फिर मैथ्स से रिलेटेड जो एक वीडियो है उस वीडियो के अंदर देखिएगा कि कितने प्रकार के डीआई होते हैं और वो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये आपका कहाँ पे आएगा, ये सारा कुछ आपका GS 1 के अंदर आएगा, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो 160 नंबर 170 नंबर लाना बहुत ही आसानी से आप 170 180 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। अगर लेकिन आप प्रीलिम्स के बाद तैयारी करेंगे तो वो संभव नहीं होगा। इसके लिए आप पहले से तैयारी करते रहे, अपने बेस को बना के रखें। जैसे कि मेंस के टाइम, प्रीलिम्स के बाद वाले टाइम में क्या करना है, जो ये संबंध का आपको बेसिक पता है, अब जो रिसेंट जो भी चेंजेस हुए उसको ऐड कर दीजिए। लेकिन अब आप प्रीलिम्स के बाद पढ़िएगा कि भारत नेपाल के संबंध के बारे में, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगी, आप लिख नहीं पाइएगा। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो वहाँ पर आंसर लिखने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका जीएस का पेपर 1। अब देखते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। तो जीएस पेपर 2 में क्या क्या है। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन सेम। पहला जो सेक्शन है, ठीक है, तो जीएस 2 के अंतर्गत क्या क्या है सो देखते हैं। तो GS2 के अंदर जो सबसे पहला जो सेक्शन है
इस सेक्शन में आपको इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी कहिए, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और इस पे भी क्या है ना, इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या कौन सा सेक्शन, और इंडियन इकोनॉमी में भी, मतलब ज्योग्राफी में भी इकोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में से रिलेटेड कौन कौन सा टॉपिक है जिसकी चर्चा करनी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमी और ज्योग्राफी के अंदर, वो है आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को में क्या क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पहले तो एग्रीकल्चर की समस्याएं क्या क्या हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से ये बने हैं, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स आए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर को पूरा हॉलिस्टिक वे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, सबको मिलाते हुए आपको एक हॉलिस्टिक वे में एग्रीकल्चर देखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद फिर से क्या, इंडस्ट्री, उद्योग, समझ रहे ना। एग्रीकल्चर हो गया, कृषि, कृषि के बाद क्या हो गया, उद्योग हो गया। उद्योग के बाद फिर क्या पढ़ना है आपको, तो आपको जो इकोनॉमी के अंदर, तो इसके बाद इसके अंदर समावेशी विकास है ना, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है वो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप WTO भी ले सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो समावेशी विकास जो है, इस समावेशी विकास से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं, और इन सभी को फिर आप क्या करेंगे, करंट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि करंट के कॉन्टेक्स्ट में इन सभी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गया समावेशी विकास, आपको एक हो गया। उसके बाद इसी के अंदर क्या है, तो गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है। यहाँ पर भारत का जो भी कौन कौन सा जो है मिनरल्स हैं, है ना, इन सभी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देखने को देखा गया है। तो ये आपका है, आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी का एक सेक्शन। इस दोनों से मिलाकर भी 3 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और तीनों क्वेश्चंस कितने मार्क्स से होते हैं, 38 मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग आपको 4 या कभी कभी 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका किस चीज़ का, वो है आपका पॉलिटी का। तो पॉलिटी के अंदर सबसे पहले तो आपको पॉलिटी के अंदर क्या है ना, कि एम लक्ष्मीकांत वाला जो सेक्शन है पूरा वो करना है। जैसे कि प्रस्तावना पूरा आपको पढ़ना है ना। उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद जो पूरा कार्यपालिका विधायिका है, न्यायपालिका, है ना। इसके बाद कुछ और जो सेक्शन है, इसमें दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप जिसको बोला जाता है, तो दबाव समूह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो भारत का इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, चुनाव, अब इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे अंदर तक जाकर इसके बारे में देखना पड़ेगा। अब चुनाव प्रणाली में जाति की भूमिका, सांप्रदायिकता, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, और तीनों जो क्वेश्चंस होते हैं वो 38 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है, वो थर्ड सेक्शन है आपका किस चीज़ का, तो साइंस का, है ना। तो साइंस में सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस में भी 4-5 सेक्शन है, क्या क्या है सो देखते हैं। सबसे पहले तो एक सेक्शन है आपका इन्वायरमेंट का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड हो गया, तो एक इन्वायरमेंट का, ठीक है। उसके बाद एक है बायोटेक, उसके बाद है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सब से रिलेटेड जो है ना, और एक करंट का जो एक इशू है वो तो है ही, तो इन सभी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं। और साइंस के अंदर जो है ना, आपको 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, और जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो कितने मार्क्स से होते हैं, 36 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका क्या है, पूरा BPSC का मेंस का प्रिपरेशन हो गया। अब देखिए ये भी कितने मार्क्स का हो गया आपको, 114 का, ये भी 114 का,
और ये जो हो गया वो कितने मार्क्स का, 72 मार्क्स का। तो ये आपका मेंस का मैंने पूरे होलिस्टिक वे में बताया। अब इनको जैसे ये वाला जो सेक्शन है इसको भी आप कहाँ से कर सकते हैं, तो एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आप करंट के इश्यूज का हेल्प ले सकते हैं, एंड आप अपने आंसर्स को और बेहतर बनाने के लिए डीडी बसु के बुक का भी यूज कर सकते हैं। देखिए लिखना तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखते हुए में भी मार्क्स आपको ज़्यादा लेकर आना है, तो उसके लिए आप डीडी बासु के बुक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं मेंस के लिए बोलूँगा आपको कि संजीव वर्मा की बुक है, और इसके बाद हमारा जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है आपको परफेक्शन का, परफेक्शन आईएएस का मेंस वैल्यू एडिशन मटेरियल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली सिर्फ इस पे ही रिलाई नहीं कीजिए, जो मैं बुक्स बता रहा हूं आप इनको जरूर देखिए। तो एक संजीव वर्मा की बुक है, इकोनॉमी के लिए बेस्ट बुक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इससे भी आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, साइंस के लिए क्या करना है, तो एक तो आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन है ना, आप इसके लिए हमारे वैल्यू एडिशन मटेरियल जो है इस पर पूरे तरीके से रिलाई कर सकते हैं। आपको पूरे साइंस का सेक्शन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही बायोटेक के लिए आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसको देखना, बायो की एनसीईआरटी है उसको देखना ना भूले। इस प्रकार हम मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी को एक आयाम तक पहुंचा सकते हैं, एक नियत स्तर तक पहुंचा सकते हैं और सफलता को अपने सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद अगले जो वीडियो होंगे उस वीडियो में हम लोग ऑप्शनल की तैयारी कर, तो ऑप्शनल के लिए जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उस वीडियो में आप ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें उसके बारे में पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच होगा। तो आई थिंक कि आपको मेंस के बारे में पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको करना कैसे है, अप्रोच कैसे लेना है और किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। इतने के बाद आपको मतलब अगर आपके पास जब सारे फूडर्स आ जाए, मटेरियल्स आ जाएं, तो आप डेली बेसिस पे आंसर लिखना ना भूलें, और आपके पास एक मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए, एक मेंटोर जरूर होना चाहिए जो कि आपके क्वेश्चंस को देखकर, आपके आंसर्स को देखकर बता सके कि कहाँ पे आपने गलती की है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखाएगा, बॉडी कैसे लिखाएगा, बॉडी में कौन कौन से डायमेंशन छूट रहे हैं, कंक्लूजन कैसे लिखाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू।